वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। स्वागत आपका हमारे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। अभी तक हमने देखा कि मिंजो वहाँ इंस्पेक्शन करने चला गया था मैस में। मतलब अब आगे वो देखता है कि सभी सब्जियां और राशन अच्छी क्वालिटीज में आए हुए हैं। मिंजो कहता है कि तुम लोगों ने तो कहा था कि क्वालिटीज बहुत ही खराब आ रही है, तो फिर ये क्या है, ये तो बढ़िया है। इतने में वहाँ पे एरिन और स्टीव वगैरह आ जाते हैं। इस पे एरिन यहाँ पे बोल पड़ती है कि वाह यार कमाल है, मतलब कल तक चीजें इंस्पेक्शन नहीं हो रही थी, आज हुई तो सभी चीजें बढ़िया निकल गई। अरे आप ही तो फूड क्वालिटी के इंचार्ज हो ना, फूड सप्लाई के इंचार्ज आप ही हो, तो एक बात बताइए आपको क्यों भेजा गया इंस्पेक्शन के लिए। एरिन की बातें सुनकर मिंजो अपना बिल्कुल आपा खो देता है और उस पे चिल्ला देता है कि तुम बहुत ही ओवर स्मार्ट बनती हो ना अपने आप को। आज मैं सिर्फ मैस का नहीं बल्कि पूरी आउटपोस्ट का इंस्पेक्शन करूंगा। इतना कहकर वो बैरक की तरफ चल देता है। अब स्टीव एरिन से कहता है कि तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकती हो क्या, जब देखो बस काम खराब कर दिया ना। अब देखो वो क्या करता है चिढ़ के मारे। मिंजो बैरक में चेक करता है तो सभी के पास उसे स्नैक्स मिलते हैं जो कि उन्होंने छिपा के रखे हुए थे, और फिर वो सभी सोल्जर्स को डिमेरिट्स पॉइंट्स दे देता है। वो आगे बढ़ता है एरिन के ऑफिस की तरफ जहाँ पे मिंजो को एक डायरी मिलती है। इतने में एरिन वहाँ आकर मिंजो से डायरेक्ट कह देती कि चाहते क्या हो तुम। तो मिंजो बड़ा हंसते हुए कहता है कि तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अपने शब्दों को सोच समझ के बोला करो, गलत जगह मुंह खोलने का नतीजा क्या होता है ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इतना कहने के साथ एरिन को तुरंत मिंजो अपने साथ लेकर जाने लग जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब ये सारी चीजें देखकर साउंगजे और डोंगयुन को बहुत ही बुरा लगता है। अब दोस्तों मिंजो ने एरिन पे इसलिए इंक्वायरी बिठाई क्योंकि उसकी लिखी डायरी से उसे सबूत मिल गया था कि एरिन ड्यूटी आवर्स में फूड सप्लाई वाली फैक्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने गई, वो भी बिना किसी को बताए। और मिंजो इस बारे में जब एडवर्ड से कहता है कि एरिन असल में फैक्ट्री के एड्रेस तक इस स्कैम का पता लगाते लगाते पहुंच गई थी, तो ये सुनकर एडवर्ड बड़ा नाराज होता है। कहता है कि एक बात बताओ, तुम इस बारे में मुझे कब बताने वाले थे। तो मिंजो कहता है कि आप प्लीज चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। साउंगजे और एरिन ने अपना अगर मुंह नहीं खोला होता ना तो ये सब ना होता, पर आप चिंता मत करो, अभी भी सब मेरे कंट्रोल में है। सीन स्टीव की तरफ जाता है जो कि इस बात के बारे में सोच रहा होता है जो उसको एडवर्ड ने बोली थी। अब क्या बोला था, असल में एडवर्ड ने उससे कहा था कि गैंगलिम आउटपोस्ट हमेशा से दिक्कत बनी रहती है, पहले मेजर एम और अब ये सब। इसलिए स्टीव एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेजो जिससे ये लगे कि गैंगलिम आउटपोस्ट में कुछ सेफ्टी इश्यूज हैं और ये आउटपोस्ट बंद कर दी जाए। फिर ऐसा कुछ करो, बस ये काम कर दो और फिर मैं तुम्हें सिटी हेडक्वार्टर में ट्रांसफर दे दूंगा। तो बस दोस्तों यही वो बात थी जो एडवर्ड ने स्टीव से बोली थी, और अब ना चाहते हुए भी स्टीव को ये करना पड़ता है, जबकि वो नहीं चाहता कि गैंगलिम आउटपोस्ट बंद हो। दूसरी तरफ साउंगजे को उसका सिस्टम बता देता है कि उसे अपने अगले टास्क में अपने बनाए खाने के जरिए थॉमस को खुश करना है। अब साउंगजे को एक आइडिया आता है बढ़िया सा कि अगर मैं थॉमस के लिए एक बढ़िया सी डिश बनाऊं तो शायद मैं थॉमस से एरिन के बारे में बात कर सकता हूँ। अब साउंगजे को एरिन की चिंता इसीलिए हो रही है क्योंकि साउंगजे को लग रहा है कि कहीं न कहीं एरिन की इस वजह का मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैंने भी अगर उस दिन अपना मुंह नहीं खोला होता तो आज ये सब ना होता। इसी बारे में साउंगजे डोंगयुन से डिस्कस करता है। तो पहले तो उसको ये आइडिया बकवास लगता है, लेकिन वो जानता है दोस्तों साउंगजे का बनाया खाना क्या कमाल कर सकता है। मतलब डोंगयुन को पता है कि साउंगजे अगर किसी को अपनी बनाई चीज दे दे तो खाने वाला तो खुश हो ही जाएगा। इसीलिए वो इस बारे में अपने बैरक के सभी लोगों से बातें करता है। तो ये फैसला होता है कि थॉमस अपनी बेटी को बहुत ही प्यार करता है, अगर उसकी बेटी के लिए साउंगजे कुछ बनाए तो शायद थॉमस खुश हो जाएगा। अब क्या है ना, थॉमस से मिलना भी इतना आसान नहीं है दोस्तों, पर हाँ हर संडे वो चर्च जाता है। तो डोंगयुन और साउंगजे भी उसी दिन चर्च में कोई बहाना बना के चले जाते हैं, सोचते हैं वहाँ पे मिल लेंगे उससे। बाकी छोटी बच्चों को मीठा पसंद होता है तो वो थॉमस की बेटी के लिए चॉकलेट कुकीज बनाने का फैसला करता है। पर चर्च में जब ये थॉमस से मिलने पहुंचते हैं तो थॉमस किसी से ये कह रहा होता है कि मेरी बेटी कई दिनों से कुछ खा नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया उसको। यानी कि दोस्तों फिलहाल थॉमस अपनी बेटी के लिए बड़ा चिंतित है। अब ये बहुत ही बढ़िया मौका है, दोनों जल्दी से थॉमस से मिलते हैं और कह देते हैं कि हम आपकी बेटी के लिए कुछ बनाकर लेकर आए हैं। अब दोस्तों थॉमस की बेटी भी यहाँ पर आई होती है, जिसको देखते ही साउंगजे और डोंगयुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि थॉमस आज तक जिसको बेटी कहता आ रहा था वो असल में एक डॉग है दोस्तों, जिसे थॉमस अपनी बेटी की तरह मानता है। अब उसको देखकर साउंगजे कुकीज देने से इनकार कर देता है। डोंगयुन बोलता है कि यार हम तो गलत आइटम उठा के लेकर आ गए। फिर वो उसको भी समझा देते हैं थॉमस को कि हम तो गलत चीज लेकर आ गए, अगली बार लेकर आएंगे आपकी बेटी के लिए। अब दिक्कत ये कि थॉमस की बेटी तो एक डॉग है और साउंगजे ने कभी किसी डॉग के लिए खाना नहीं बनाया, तो उसको पता भी नहीं कि क्या बनाया जाए कुत्ते के लिए, डॉग के लिए। वो सोचता है कि मैं सब कुछ ट्राई करूंगा और कुकिंग सिस्टम उसको एनालिसिस करके बताएगा कि क्या ठीक है क्या नहीं, लेकिन इसके लिए दिक्कत यह है कि उसको काफी सारा सामान चाहिए। तो अपने इस आइडिया को डोंगयुन और साउंगजे सार्जेंट से शेयर करते हैं, जो कि पहले तो गुस्सा करता है कि क्या बेवकूफी है, लेकिन फिर एरिन के नाम पर वो इनका साथ देने को तैयार हो जाता है। और सार्जेंट काफी सारे अलग अलग तरह के मीट लेकर आ जाता है क्योंकि उसे भी डॉग्स के बारे में ज्यादा नहीं पता होता। अब साउंगजे ने एक चीज देखी थी कि थॉमस का डॉग भी उसी की तरह 5 स्टार वाला है, क्योंकि मैंने पहले बताया ना साउंगजे को एबिलिटी मिल गई थी कि वो देखकर बता सकता है कि ये आदमी किस लेवल का खाना खाता है। तो ऐसे डॉग को भी जब उसने देखा तो डॉग के ऊपर आ गया 5 स्टार वाला खाना, यानी उसका खाने का जो लेवल है 5 स्टार रेटिंग का है। तो साउंगजे पूरी मेहनत के साथ जुड़ जाता है, मगर हर बार कुछ ना कुछ कहीं पे कमी रह जाती है। आखिर में अपने सिस्टम की मदद से वो अलग अलग तरह की मीट बॉल्स बनाता है और उन्हें फ्राई करने के बजाय स्टीम करके पकाता है। इस डिश को दोस्तों सिस्टम 4.5 स्टार देता है, 4.5। बस फिर क्या, इस बार साउंगजे और
डोंगयुन के साथ सार्जेंट भी चर्च में थॉमस से मिलने जाता है। वहाँ वो डॉग के सामने वो डिश रखते हैं और ये देखकर सभी चौंक पड़ते हैं कि साउंगजे की बनाई डिश थॉमस के डॉग को पसंद आ जाती है। मतलब जो डॉग कुछ नहीं खा रहा था वो अब पूरी प्लेट सफा चट कर जाता है। थॉमस इसके लिए साउंगजे को थैंक यू बोलता है और फिर वो सार्जेंट से कहता है कि जरूर तुम लोग किसी काम से मेरे पास आए होंगे। तो सार्जेंट बताता है कि जब से आपने इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया तब से अचानक ही फूड सप्लाई अच्छी आ रही है और साथ ही सप्लाई का इंचार्ज मिंजो वो खुद ही इंस्पेक्शन कर रहा है। मिंजो शायद कंपनी से घूस लेकर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहा है। पेपर पे कंपनी का नाम बदल रहा है लेकिन कंपनी नहीं बदल रहा और एरिन भी उसी की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो मिंजो ने उस पर भी झूठी इंक्वायरी बिठा दी। ये सारी बातें सुनकर तुरंत थॉमस किसी को फोन लगा के कहता है कि गैंगलिम इंस्पेक्शन को फिलहाल रोक दो, उसकी जो भी रिपोर्ट है मुझे भेजो और साथ ही एक अलग से इन्वेस्टिगेशन चलाओ मिंजो और उन फूड सप्लाई शेल कंपनी के बारे में कि मिंजो और उन कंपनी का क्या कनेक्शन है। साथ ही तुरंत ही एरिन को छोड़ा जाए, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया। अब ये सारी बातें सुनकर साउंगजे और सार्जेंट बड़े खुश होते हैं, थॉमस को थैंक यू बोलकर वापस आ जाते हैं। अब रेजिमेंटल कमांडर खुद इस इंस्पेक्शन को मॉनिटर कर रहे होते हैं तो एडवर्ड मिंजो को जोर का तमाचा मारता है, कहता है कि तुम सब कुछ संभालने वाले थे ना, अब आ गई ना सारी सच्चाई बाहर। एक चीज ध्यान रखना, ये स्कैम और घूस वाला किस्सा तुम तक ही खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये मुझ तक आया तो मैं तुम्हारे पूरे पाप सामने लेकर आ जाऊंगा जो भी तुमने मेजर इम के साथ किया। मिंजो दोस्तों यहाँ पे समझ जाता है कि मैं तो फंस चुका हूँ पूरी तरह, इसलिए वो वहाँ पे ठीक है बोलकर चला जाता है और अगले ही पल उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर मिंजो से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी टीम में कोई है, तो इस पर मिंजो ना में जवाब देता है। तब उसको एडवर्ड की वीडियो दिखाई जाती है जिसने अपने हाथ पूरी तरह खींच लिए होते हैं। मतलब एडवर्ड पूछताछ के दौरान कहता है कि मिंजो से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और इसके काले कारनामों का तो मुझे पता ही नहीं लगा कि ये ऐसे भी करता है। तो इस तरह उसने मिंजो को फंसा दिया। दोस्तों मिंजो की असलियत सामने आते ही सभी यहाँ पे साउंगजे की तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि स्टीव भी उससे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है साउंगजे, तुमने एरिन की जान बचाई, वो फालतू में फंस गई थी, तुम्हारी जगह मैं होता तो कभी कर ना पाता, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है। दरअसल दोस्तों मिंजो को पकड़े जाने के बाद एडवर्ड ने स्टीव से बोला कि अब मिंजो का जो प्रमोशन मिलने वाला है वो मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम इस आउटपोस्ट को बंद करने के प्रोसेस को तेज कर दो, ऑर्डर मैं पास करवाता हूँ। और मैस में साउंगजे सभी के लिए बहुत ही बढ़िया डिश बनाता है जिसको खाकर सभी उसकी बड़ी अच्छी तारीफ करते हैं। एरिन भी उसको थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने एरिन के लिए सब कुछ किया। असली गुनहगार पकड़ा गया यानी कि मिंजो। अब साउंगजे देखता है कि एरिन की जो लाइक परसेंटेज है वो 100 हो चुकी है साउंगजे के प्रति, तो अब वो भी कलीग हेल्प वाले फीचर में ऐड हो जाती है। इसके बाद स्टीव वहाँ पर आकर एरिन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो एरिन से कहता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि अगले 14 दिनों में इस आउटपोस्ट को बंद किया जा रहा है, इसलिए तुम्हें जल्दी सब कुछ निपटाना होगा। और ये खबर एरिन के लिए बड़ी शॉकिंग वाली होती है। वो स्टीव से कहती है क्या कह रहे हो, जरूर सर दाल में कुछ काला है। तो इस पर स्टीव गुस्से में कह देता है कि जब ऊपर से ऑर्डर आया तो मैं क्या करूं, और बिना सवाल पूछे काम करो, समझे, फिर चाहे वो गलत हो या सही हो। इधर साउंगजे का टास्क पूरा करने के लिए कुछ उसको नई रेसिपीज मिलती है और साथ ही एक नया टास्क मिलता है कि उसको 14 दिनों के अंदर डिवीजन फूड कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपनी आउटपोस्ट को बंद होने से बचाना होगा, नहीं तो आउटपोस्ट बंद होने के साथ उसका लेजेंडरी शेफ बनने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। ये चीजें एनालाइज करके उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि आउटपोस्ट बंद होने वाली है क्या। वो समझ जाता है कि ये आखिरी टास्क मेरे लिए अब आसान नहीं होने वाला। आगे दोस्तों इस बारे में आउटपोस्ट में सभी को बता दिया जाता है कि अगले 2 हफ्तों में गैंगलिम आउटपोस्ट बंद हो जाएगा और सभी सोल्जर्स को बटालियन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस खबर को सुनकर सभी के मिले जुले विचार होते हैं, किसी को ये सही लग रहा होता है तो किसी को ये बड़ा बेकार लगता है। और इस चीज से सबसे ज्यादा फर्क साउंगजे को पड़ता है क्योंकि आउटपोस्ट बंद होने के साथ उसका सपना भी तो टूट जाएगा, उसकी सारी एबिलिटीज भी इस आउटपोस्ट के बंद होने के बाद खत्म हो जाएंगी क्योंकि यहाँ से बाहर तो उसका डिस्प्ले सिस्टम काम नहीं करेगा, वो तभी काम करेगा जब वो 5 स्टार वाला शेफ बन जाएगा। ये सारी बातें सोचने के बाद मुझे तुरंत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में पार्क के पास जाता है और उससे कहता है कि डिवीजन कुकिंग कंपटीशन के बारे में मैंने सुना, पर यहाँ पे पार्क को नहीं पता होता कि ऐसा कुछ होता है। पर जब वो रिसर्च करता है तो हैरान, तभी साउंगजे भी देखता है कि उसे इस कंपटीशन में 3 लोगों की टीम चाहिए। इस तरह साउंगजे फिलहाल कंपटीशन का फॉर्म ले लेता है और वो इस बारे में पहले डोंगयुन से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कंपटीशन में हिस्सा दोगे। डोंगयुन कहता है जरूरत ही क्या है, वैसे भी आउटपोस्ट बंद होने वाला है। तो साउंगजे कहता है कि मैंने जो भी सीखा है वो इस आउटपोस्ट में ही सीखा है, इसीलिए जाते जाते इस आउटपोस्ट का नाम रोशन करना चाहता हूँ और वैसे भी इस कंपटीशन में जीतने वाले को 1 मिलियन वॉन मिलेंगे। अब पैसे की बात आई तो डोंगयुन पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है। अब इनको चाहिए एक और टीममेट, तो साउंगजे और डोंगयुन जाते हैं हेनरी से बात करने ताकि वो भी इनके साथ आ जाए। साउंगजे हेनरी से कहता है कि तुम्हारी कटिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हालांकि हेनरी इसके लिए नहीं मानता, वो कहता है कि आउटपोस्ट बंद हो रहा है यार, ये सब करके क्या फायदा, पता नहीं आगे तुम करोगे भी कुछ की नहीं करोगे। तो साउंगजे उदास हो जाता है। तब उसको देखकर हेनरी कहता है कि ये आउटपोस्ट लगता है तुम्हारे लिए घर की तरह है, ऐसा लग रहा है जैसे इसके बंद होने के बाद तुम्हारी पहचान भी खत्म हो जाएगी, है ना। अगली सुबह दोस्तों जब साउंगजे और डोंगयुन मैस में अपना काम कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे हेनरी आता है, कहता है कि
चलो यार मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ कंपटीशन में जाने के लिए। डोंगयुन और साउंगजे बड़े खुश। इसके बाद साउंगजे फॉर्म भरकर आउटपोस्ट कमांडर यानी कि एरिन को दे देता है। एरिन उससे कहती है कि आउटपोस्ट बंद हो रही है, क्या इस समय ये करना ठीक है? तो साउंगजे कहता है कि जाने से पहले ना मैं इस आउटपोस्ट को, यहाँ के लोगों को बहुत कुछ देना चाहता हूँ, एक अच्छी याद देना चाहता हूँ जो कि इस कंपटीशन को जीतने से ही होगा। तो एरिन इनका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेती है और इसी बीच हम स्टीव को देखते हैं जो कि एडवर्ड के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे वो पहले मिंजो को बहुत मानता था, लेकिन जब मिंजो स्कैम में दोषी पाया गया तो एडवर्ड ने उसका साथ छोड़ दिया और मुझे पकड़ लिया। अब स्टीव यहाँ खुद से सवाल कहता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये ठीक है भी कि नहीं, क्योंकि दोस्तों असल में ना वो भी खुश नहीं है वैसे आउटपोस्ट के बंद होने से। और अब गैंगलिंग आउटपोस्ट ने कुकिंग कंपटीशन में पार्ट ले लिया है, इस बारे में एडवर्ड को पता चल जाता है। तो एडवर्ड इसी सिलसिले में स्टीव से बात करता है और कहता है ये क्या है, अब कहीं वो साउंगजे इस कंपटीशन में जीत ना जाए, कोई बड़ा बखेड़ा ना खड़ा कर दे। पहले उसने क्या क्या किया तुम जानते हो, कंपटीशन में डिवीजन कमांडर भी रहेंगे थॉमस के अलावा। स्टीव कहता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, कंपटीशन के दिन ही आउटपोस्ट बंद हो रही है, इसलिए साउंगजे बस इससे पहले ये कंपटीशन जीतना चाहता है ताकि सभी को थोड़ा हौसला मिल पाए। एडवर्ड कहता है कि तुम कह तो ठीक रहे हो, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे स्टीव देखता है कि एडवर्ड के पास काफी सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें से एक पेपर जब नीचे गिर जाता है ना तो स्टीव उसको एडवर्ड को उठाकर देने लगता है और स्टीव उस पेपर को देख पाता तभी एडवर्ड तुरंत उसके हाथ से वो पेपर लेकर रख देता है अपने पास। इसी बीच साउंगजे डोंगयुन और हेनरी से कहता है कि हमें साथ मिलकर पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अब कंपटीशन में इनका मेन्यू तैयार करने के लिए ये तीनों ही सभी आउटपोस्ट सोल्जर से पता करते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, फिर उसी में से कुछ अच्छी डिशेस चुनकर ये लोग बनाने का फैसला करते हैं ताकि इनकी तैयारी बढ़िया हो जाए। और तय होता है कि हर दिन अपने सारे काम खत्म करने के बाद ये लोग रोज प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिस के पहले ही दिन हेनरी का दोस्त इन लोगों का साथ देने आता है, यानी कि वो टाइम लिमिट इनको बताता रहेगा और साउंगजे लोग उस हिसाब से अपना काम करते रहेंगे। और फिर साउंगजे पहले हेनरी और डोंगयुन से कहता है कि मैंने ऑफिसर्स मैस में देखा था कि कैसे सभी लोगों को काम बांटा जाता है, इसी तरह हम भी अपना काम बांटेंगे। जैसे डोंगयुन आटे को गूंद के तैयार करेगा, हेनरी कटिंग करेगा, बाकी सारी डिश बनाने का जिम्मा मेरे ऊपर होगा। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये होती है कि ये लोग मिलकर काम नहीं कर पाते, यहाँ तक कि 50 मिनट का समय पूरा हो जाता है और इनका खाना भी नहीं बनता, और जब खाना बनता है तो वो कुछ खास नहीं होता। इस एफर्ट से साउंगजे तो उदास हो जाता है कि यार ये क्या हो गया, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, आज पहला दिन था, हम फिर मेहनत करेंगे। रात को साउंगजे सोचता है कि क्यों ना ऑफिसर मैस की तरह सभी को एक एक डिश बनाने को बोलूं ताकि हम साथ में अच्छे से काम कर सके। इसके लिए साउंगजे अगले दिन डोंगयुन से कहता है कि तुम्हारा काम होगा आटा तैयार रखने का, नूडल्स बनाने का, और हेनरी का काम है कटिंग के साथ सारी सब्जियों को पकाने का, बाकी मेन डिश और ग्रेवी पे मैं खुद काम करूंगा। और अब ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं और 50 मिनट पूरे होने से पहले इनका खाना बन के हो जाता है तैयार। इसी बीच साउंगजे का कुकिंग सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हें अपनी डिश में कुछ और भी ऐड करना चाहिए जिससे तुम कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो इस तरह सिस्टम उसे बताता है कि तुम पास्ता बना सकते हो, जो कि वैसे तो इटालियन है, लेकिन उसमें जो सॉस है वो कोरियन स्पाइसी सॉस हो तो फिर मजा आ जाएगा। ये चीज साउंगजे अपने दोस्तों को बताता है और वो दोनों भी खुश हो जाते हैं कि चलो ये बढ़िया आइडिया आ गया। इसके बाद ये लोग प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, और जल्द ही वो दिन भी आ जाता है जब साउंगजे और डोंगयुन मैस में सभी के लिए आखिरी बार खाना बनाते हैं। और आज का माहौल बहुत ही अलग होता है। ये आउटपोस्ट अब आखिरी बार चल रही है, यानी कि आखिरी टाइम है जब साथ में बैठ के खा रहे हैं सभी, और सभी को याद आता है कि कैसे उन्होंने इससे पहले इस आउटपोस्ट में अपना समय बिताया, कैसे साउंगजे ने सभी के लिए डिश बनाई, कौन कौन सी डिश बनाई। ये सारी बातें सोचकर सभी थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। अब सभी खाना शुरू कर देते हैं और खाते खाते रोने भी लग जाते हैं। इतने में स्टीव भी वहाँ पे आ जाता है और खाना खाते हुए वो भी दोस्तों भावुक हो पड़ता है। आउटपोस्ट का आखिरी दिन है, कल ये आउटपोस्ट बंद हो जाएगी। स्टीव सभी से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हम सब एक परिवार बन जाएंगे और जब बिछड़ने की बारी आएगी तो हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। मुझे नहीं पता था पहले, पर शायद यही जिंदगी है और हमें आगे बढ़ते रहना होगा। अब यहाँ आउटपोस्ट का आज का माहौल देखकर साउंगजे सोचता है कि अब तो मैं ये कंपटीशन जीत के ही रहूंगा, क्योंकि दोस्तों उसके सिस्टम ने भी बोला है कि अगर कंपटीशन जीत गए तो आउटपोस्ट बची रहेगी, वो बंद नहीं होगी। तो बस अगले सीन में हम साउंगजे को डोंगयुन, हेनरी और एरिन के साथ कुकिंग कंपटीशन में देखते हैं, जहाँ पर ऑफिसर्स मैस का हेड शेफ भी आया होता है। साउंगजे और वो एक दूसरे को देखते हैं लेकिन मिलते नहीं, क्योंकि आज उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। और यहाँ पे टोटल 4 टीम आई होती है, जिनमें ऑफिसर्स मैस की टीम और गैंगलिम आउटपोस्ट की टीम भी शामिल है। जजेस के तौर पर यहाँ पर बटालियन कमांडर एडवर्ड, रेजिमेंटल कमांडर थॉमस और डिवीजन कमांडर आए होते हैं। सारी टीम्स को उनकी डिशेस बनाने के लिए 50 मिनट दिए जाते हैं और उसके बाद जजेस टेस्ट करके बताएंगे किसका बेटर है। तो अब टाइम होता है शुरू। साउंगजे और उसके दोस्त लग जाते हैं अपने काम पे। शुरुआत में सभी थोड़ा नर्वस महसूस करते हैं, लेकिन बाद में सभी बड़ी फुर्ती के साथ काम पे लग जाते हैं। इन लोगों ने इतनी प्रैक्टिस की होती है कि सारी डिशेस समय से पहले तैयार हो जाती हैं, जिसमें रेडिश सीजन सैलड, मिलिट्री बिस्किट, टिरामिसू और इटालियन पास्ता विद कोरियन
कोरियन सॉस होता है। साउंगजे देखता है कि उसकी बनाई डिश 6 स्टार है, लेकिन जो डिश हेड शेफ ने बनाई है वो तो 7 स्टार डिश है दोस्तों। अब वो चिंता में पड़ जाता है अपना साउंगजे कि क्या होगा यार। मगर तभी दोस्तों सिस्टम उसकी डिश को हाफ स्टार तो और दे देता है सजाने के लिए, और हाफ स्टार उनके दिल से की गई मेहनत के लिए, जिस वजह से उसकी डिश भी बन जाती है 7 स्टार। अब जजेस पहले ऑफिसर्स मैस यानी कि हेड शेफ की बनाई हुई स्पेशल फ्रेंच डिश टेस्ट करते हैं, जो कि मुंह में जाते घुल जाती है। इसके बाद आती है साउंगजे की तरफ की बारी। अब ये सब कुछ देखकर कमांडर कहते हैं कि इसमें क्या ही खास होगा, पर जब वो इस पास्ता को टेस्ट करता है ना तो उसको समझ आ जाता है कि ये तो इटालियन पास्ता के साथ कुछ कोरियन मसालों का मिक्स है, जो कि डिवीजन कमांडर और बाकी सभी को बहुत ही पसंद आ जाता है। वैसे भी डिवीजन कमांडर का जो स्टार लेवल है वो 5 का है, और उसको मिल गई 7 स्टार की, तो पसंद तो उसको आएगा ही। बहुत तारीफ करते हैं पास्ता की। इसके बाद समय आता है रिजल्ट का, और इस वक्त साउंगजे का सिस्टम उसको दिखाता है कि आउटपोस्ट बंद होने में सिर्फ 5 मिनट ही बाकी है। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारा शेफ बनने का सफर खत्म हो जाएगा, लेजेंडरी शेफ बनने का, तुम्हारी सारी एबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। ये सारी चीजें उसका सिस्टम उसको दिखाता है। रिजल्ट अनाउंस होता है कि जजेस के स्कोर के हिसाब से विनर है ऑफिसर्स मैस। अब ये सुनकर डोंगयुन और हेनरी रो पड़ते हैं कि यार ये क्या हो गया, क्या सपने देखे थे, क्या हो गया। साउंगजे भी दुखी हो जाता है कि मैं तो हार गया। बाकी हेड शेफ बड़ा खुश होता है, खुश तो होगा यार, जीत गया। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि विनर है ऑफिसर्स मैस एंड गैंगलिम आउटपोस्ट, इन दोनों में टाई हुआ है। इसीलिए आगे विनर का फैसला करने के लिए दोनों टीम में से कोई एक ही पार्टिसिपेंट्स आगे आएगा और 1-on-1 एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट करेगा विनर बनने के लिए, यानी कि दोनों टीम में से कोई एक आएगा। इस चीज से हेनरी और डोंगयुन बड़े खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर आउटपोस्ट बंद होने का टाइम सिस्टम के हिसाब से हो जाता है पूरा। अब क्योंकि साउंगजे ये कंपटीशन समय रहते हुए नहीं जीत पाया, तो उसका डिस्प्ले सिस्टम पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसके साथ क्या होगा पता है, साउंगजे की सारी स्किल्स, सारी एबिलिटीज खत्म हो जाती है और वो बस एक नॉर्मली मैच्योर कुक बन जाता है। अब ये चीज उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है। उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ करे, और वो मन ही मन सोचता है कि मैं अपनी शेफ आई जैसी स्किल्स वगैरह के बिना कैसे हेड शेफ से टक्कर कर पाऊंगा। ना चाहते हुए भी दोस्तों गैंगलिम की टीम से साउंगजे और ऑफिसर्स मैस की टीम से हेड शेफ आगे आते हैं। दोनों को कॉम्पिटिशन होने के लिए दिया जाता है 50 मिनट का टाइम। साउंगजे तो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है, मतलब वो जीरो, बिल्कुल उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल पाती। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं भला क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं। फिर से कंपटीशन शुरू होने से पहले एक छोटा सा ब्रेक दिया जाता है। अब एरिन, डोंगयुन और हेनरी देखते हैं कि साउंगजे शायद ज्यादा ही नर्वस हो गया है। इसी बीच दोस्तों उधर गैंगलिम पोस्ट में सभी सोल्जर्स अपना सामान वगैरह पैक करके निकलने वाले होते हैं, तो इधर तो साउंगजे वॉशरूम में आकर अकेले में सोचता है कि यार कहाँ फंस गया, क्या करूं। जिसके बाद वो जब बाहर निकलता है ना, तो एरिन कहती है अरे तुम डरो मत, सब हो जाएगा, खुद पे विश्वास रखो। खैर दोस्तों अब कॉम्पिटिशन शुरू होता है, 50 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। साउंगजे और हेड शेफ दोनों ही डिशेस बनाने के लिए सामान लेने के लिए जाते हैं। हेड शेफ तो तुरंत सामान लेकर अपना काम करने में लग जाता है, लेकिन साउंगजे क्योंकि जीरो हो गया है, उसे पता ही नहीं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं। काफी देर तक तो वो खड़ा रहता है कि यार भगवान कुछ कर दो। फिर उसको देखता है प्याज। अब दोस्तों उसके दिमाग में एक चीज रिकॉल होती है। वो खुद में सोचता है कि हाँ यार, आज तक मेरा सिस्टम जब भी मुझे चीजों की क्वालिटी के बारे में बताता था, तो उस समय मैं हर चीज को खुद से भी देखता था, जैसे कि प्याज को सूंघने पर एक अलग ही तेज महक आती थी, जिससे उसकी फ्रेशनेस का पता चलता था। इसी तरह मीट को भी कैसे दबाकर देखना था, ये भी मैं करता था, यानी कि मैं पहचान सकता हूँ चीजों को, अंडे कौन से फ्रेश हैं, कौन से नहीं। इस तरह दोस्तों वो मतलब एक तरफ से अपनी शक्तियों को जगाता है, खुद पे मतलब विश्वास करने की कोशिश करता है कि मैं कर सकता हूँ। तो अब उनको चीजों को हिलाकर साउंगजे देखता है, जिसके बाद वो इस तरह से धीरे धीरे सारे इंग्रेडिएंट्स को चुन लेता है, और जब कटिंग कर रहा होता है तो उसको तो ऐसा लगता है जैसे उसने पहली बार चाकू पकड़ा हुआ है। और वहीं उधर हेड शेफ बहुत ही तेजी के साथ अपना काम खत्म करने में लगा होता है। इधर क्या होता है ना, प्याज की कटिंग करते करते साउंगजे का चाकू टूट जाता है। इसके बाद वो दूसरा चाकू लेकर आता है और खुद में याद करता है कि जब मैं कटिंग करता था सिस्टम की मदद से, तो करता तो मैं खुद ही था, यानी कि मसल मेमोरी होती है ना, वो याद करने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें सोचते सोचते वो बहुत ही तेजी से कटिंग करने में लग जाता है। अब वो सोचता है कि मुझे इस वक्त वो बनाना चाहिए जो मैं अभी खाना चाहता हूँ, तो साउंगजे सारी तैयारी में लग जाता है। अब असल में जो हेड शेफ है ना, वो तो एक हाई क्लास डिश बना रहा है और साउंगजे कोई नॉर्मल सी कोरियन डिश जो कि घर में बनती है नॉर्मल। इसके बाद जब साउंगजे चावल को धोने जा रहा होता है, तो उसे अपने पिता की एक बात याद आती है कि चावल को बहुत ही तेजी से नहीं धोना है, वरना वो टूट जाता है, उसको आराम से बिल्कुल कोमलता के साथ करना है। अब यहाँ जजेस तो हेड शेफ की डिश देख के बड़े खुश हो रहे होते हैं, तो वहीं साउंगजे अब जल्दी से ग्रेवी तैयार करता है, वो भी उसको बार बार टेस्ट करके, और जब ग्रेवी का टेस्ट उसे पसंद आ जाता है तब जाकर वो डिश पूरी कर पाता है। आखिरी के 10 मिनट में दोस्तों हेड शेफ एक डेजर्ट और साउंगजे एक ऑमलेट बनाता है। हेड शेफ की बात करूं तो उसका खाना तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई फैंसी
रेस्टोरेंट का हो। वहीं पर सांगजे की डिश बस कोई आम सी लगती है, घरेलू वाली। हेड शेफ ने इस बार फ्रेंच डिश बनाई हुई है। अब दोस्तों ये सारी डिशेस टेस्ट करके डिवीजन कमांडर को लगता है कि वो तो जैसे किसी फैंसी रेस्टोरेंट की डिश खा रहा हो। हेड शेफ की डिश उन्हें बड़ी पसंद आ जाती है। इसके बाद तीनों जजेस पहुंच जाते हैं सांगजे की तरफ। तो डिवीजन कमांडर सांगजे का बनाया खाने को देखते हैं पहले कि इसमें क्या ही स्पेशल हो सकता है, नॉर्मल लग रहा है, घर की डिश है। तो सांगजे कहता है कि आप इसे उसी तरह खाओ जैसे घर में खाते हो। डिवीजन कमांडर ऐसे ही खाता है और इसका टेस्ट मिलते ही डिवीजन कमांडर के सामने उसका बचपन आ जाता है। ये डिश उनकी क्या दोस्तों हर किसी की माँ बनाती है वो घर पे। इसको खाकर उन्हें अपनी माँ की याद आ जाती है और ये सब सोचकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। डिवीजन कमांडर को रोते हुए देखकर थॉमस एडवर्ड से कहता है कि ऐसा क्या है इस डिश में जो डिवीजन कमांडर को रुला दिया। वो दोनों भी ऐसे ही सांगजे की डिश को टेस्ट करते हैं, जिसके साथ ही उनको भी दोस्तों अपने बचपन और अपनी माँ की याद आ जाती है। उनकी मम्मी कैसे खिलाती थी सब याद आ जाता है। तब सांगजे कहता है कि हम आर्मी में देश की सेवा करते हुए घर से दूर रहते हैं। हम कितने भी सख्त क्यों ना हो जाए पर दिल में घर की यादें जिंदा रहती हैं और घर का बना खाना खाना हम बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं। मैंने बस उसी घर के कंफर्ट को इमेजिन करके ये डिश बनाई। नॉर्मल लोगों के लिए ये कोई खास डिश नहीं है क्योंकि वो तो इसको रोज खा सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए जो मिलिट्री में हैं, घर से दूर हैं, उनके लिए ये खाना तो किसी स्वर्ग जैसी फीलिंग है। इसलिए मेरे लिए, हमारे लिए तो ये स्पेशल बात है, हमारे लिए स्पेशल डिश है। अब मैं जीतूं या हारूं, लेकिन आज मैं डिश बनाकर बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। मेरे पिता ने मुझे बचपन में ही चावल धोना सिखा दिया था और भी चीजें मैंने कई अलग अलग लोगों से सीखी और बस मैं यही चाहता हूँ कि जिसे भी मैं खाना सर्व करूँ कभी भी फ्यूचर में उसके दिल में अपनी जगह बना पाऊँ। यहाँ सांगजे की बातें सुनकर डिवीजन कमांडर को बहुत ही अच्छा फील होता है। इसके बाद समय आता है फाइनल विनर का। ऑफिसर्स मैस और गैंगलिम आउटपोस्ट में से विनर है गैंगलिम आउटपोस्ट और ये सुनकर एक पल के लिए सांगजे को विश्वास ही नहीं होता। मतलब उसने इस कंपटीशन को जीत लिया है। एरिन तो बड़ी खुश होती है और डोंग्युन के साथ हेनरी भी उछल पड़ता है। सांगजे दोनों से कहता है कि ये सब आप दोनों के बिना मैं नहीं कर पाता। सांगजे और गैंगलिम आउटपोस्ट की जीत से एडवर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं होता दोस्तों। हालांकि सांगजे से जब कुछ बोलने को कहा जाता है तो वो कहता है कि मैं गैंगलिम आउटपोस्ट के लिए ये कंपटीशन जीतने के लिए आखिरी बार कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर डिवीजन कमांडर कहते हैं कि आखिरी बार से तुम्हारा क्या मतलब है। तो थॉमस बताता है कि गैंगलिम आउटपोस्ट को सोल्जर्स की सेफ्टी कंसर्न की वजह से बंद किया जा रहा है। पर तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है। वो डिवीजन कमांडर को सैल्यूट करने के बाद उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हुए एक फाइल दिखाता है और कहता है कि रिपोर्ट के मुताबिक गैंगलिम आउटपोस्ट बाकी आउटपोस्ट की तरह सोल्जर्स के लिए एकदम सुरक्षित है। हमारी आउटपोस्ट के कुछ लोगों ने फूड सप्लाई को लेकर जब आवाज उठाई तो एक बहुत ही बड़ा स्कैम सामने आया। इसीलिए बटालियन कमांडर एडवर्ड ने मुझसे बोला गलत रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेजो और गैंगलिम आउटपोस्ट को बंद करवा दो ताकि कोई भी आवाज ना उठा पाए उनके खिलाफ। ये बातें सुनकर एडवर्ड तो भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है इसका। इस पर स्ट्री बताता है कि आप इस कॉम्पिटिशन में आने वाले हैं, ये मुझे पता था, इसलिए मैंने सार्जेंट की मदद लेकर आपके ऑफिस से वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिकवर करवा लिए जिसे उस दिन आप मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इन डॉक्यूमेंट से हमें पता चला कि फूड सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट एक ही जगह जा रहा है। बस हर बार शिकायत होने पे शेल कंपनी का नाम और एड्रेस पेपर पर बदल जाता है बस। और ये सब आप ही कर रहे थे जिसके बारे में मुझे मिंजो ने बताया जब मैं उससे जेल में मिलने गया था। इन सब में आप उसके साथ थे और मुझे ये अच्छे से पता है कि मिंजो पावर का भूखा हो सकता है लेकिन पैसे का नहीं। उससे पैसे आप ट्रांसफर करवाते थे ताकि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो तो वो पकड़ा जाए, उसका नाम आए, आपका नहीं, है ना? बल्कि घूस तो आप ही लेते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, मिंजो ने तो ये भी बता दिया था कि 1 साल पहले मेजर इम भी इसी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और तब एडवर्ड ने मिंजो को कहा कि मेजर इम को इस स्कैम का पार्ट बना दो। तो मिंजो ने पेपर वर्क में ऐसा ही किया और मेजर इम का नाम आ गया इस स्कैम में। वो ये सारी चीजें झेल नहीं पाया और अपनी जान दे दी उसने। ये हुआ था मेजर इम के साथ। स्टीव आगे कहता है कि मिंजो ने मुझे आज सब बताया और मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। इस रिकॉर्डिंग को स्टीव सभी को सुनाता है। अब ये सारी बातें सामने आने के साथ वहाँ साजन भी आ जाता है, जिसके साथ ही डिवीजन कमांडर ऑर्डर देते हैं कि एडवर्ड को घसीटते हुए अरेस्ट करके ले जाया जाए। और होता भी ऐसा है। एडवर्ड यहाँ स्टीव से कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा और वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इतना कहने के बाद उसको अरेस्ट करके ले जाया जाता है। स्टीव और साजन को इसके बाद सांगजे के जीतने का पता चलता है तो वो बड़े खुश होते हैं। बाकी इस सच के सामने आने पे डिवीजन कमांडर ऑर्डर देता है कि गैंगलिम आउटपोस्ट को बंद नहीं किया जाएगा। और फिर ये खबर सामने आते सभी खुश झूम जाते हैं। सांगजे का सिस्टम भी दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि उसने ये कंपटीशन जीतकर एक तरफ से बोल रहे तो सिस्टम को भी खुश कर दिया और वो भी वापस आ गया है। जो भी गलत हो रहा था सब पकड़ा गया, आउटपोस्ट बच गई। और स्टीव की भी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि पहले तो वो गलत रास्ते पे चल गया था लेकिन फिर उसने अपना खुद का प्रमोशन ठुकरा कर सच्चाई के साथ जाने का फैसला किया। इसके बाद दोस्तों सांगजे जाने से पहले हेड शेफ से मिलता है। हेड शेफ उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक और कंपटीशन करना चाहूंगा, लेकिन ये नकली वाला नहीं जो अभी हुआ, बल्कि असली शेफ टू शेफ वाला कंपटीशन जिसमें कोई नॉर्मल नहीं बल्कि मेहनत से बनी हुई डिश ही विनर होगी। इतना कहने के बाद वो चला जाता है और सांगजे भी मन ही मन कहता है कि आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत कुछ सीखना भी है। दोबारा कंपटीशन करके मजा आएगा। इसके बाद एरिन, सांगजे, हेनरी और
डोंगयुन ये सभी पोस्ट में आ जाते हैं, जहाँ सभी इनका बहुत ही अच्छे से खुशी से स्वागत करते हैं। अब क्योंकि आउटपोस्ट बच गई और साउंगजे कंपटीशन भी जीत गया तो डबल खुशी का मौका है, इसलिए सभी के लिए वो वही खाना बनाता है जो उसने कंपटीशन में बनाया। सभी ये खाना खाकर काफी खुश होते हैं और इसी बीच अब पता चलता है कि डोंगयुन को डिस्चार्ज मिलने वाला है, मतलब उसका फेयरवेल। इसके लिए साउंगजे ने आज टोफू केक बनाया होता है। इसको देखकर डोंगजे होता है बड़ा खुश, क्योंकि वो टोफू, चिकन और एग्स जैसी प्रोटीन वाली चीजें बहुत ही पसंद करता है। तो वो अपने सीनियर्स को, अब क्योंकि दोस्तों उसका फेयरवेल हो रहा है तो अब वो अपने सीनियर्स को नाम से बुला सकता है, इसलिए वो साजेंट और एरिन को नाम लेकर बुलाता है और सभी हंसते भी हैं काफी। साउंगजे ने डोंगयुन के लिए एग भी बनवाए होते हैं, जिनको देखकर उसकी आंखों में पानी आ जाता है। उसको ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अपने परिवार को छोड़कर जा रहा है। सभी को थैंक यू बोलता है, साउंगजे को स्पेशली, और उन पलों को याद करता है जो उसने साउंगजे के साथ बिताए। फिर सभी से विदा लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने चला जाता है। अब हम देखते हैं कि डोंगयुन के पास साउंगजे की वो रेसिपी वाली डायरी है जो उसने डोंगयुन को दे दी थी, यानी कि बाहर जाकर भी डोंगयुन अब कुकिंग से रिलेटेड ही कोई काम करेगा। कंपटीशन जीतने और आउटपोस्ट को बचाने की वजह से वापस क्रिस्टीन साउंगजे का इंटरव्यू लेने के लिए आ जाती है और इस दौरान साउंगजे उससे अपने दिल की बातें आखिरकार कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्रिस्टीन। क्रिस्टीन भी बड़ी खुश होती है। कुछ दिन के बाद हम स्टीव, एरिन और साजेंट को साथ में देखते हैं। स्टीव को अपनी आउटपोस्ट के बढ़िया मैनेजमेंट के लिए कमेंडेशन अवार्ड मिलता है, जिसको पाकर वो बड़ा खुश। साजेंट भी उसकी बड़ी तारीफ करता है और एरिन भी उसे बधाई देती है। स्टीव एरिन से कहता है कि तुम कभी बदलना नहीं, बल्कि तुम हमेशा सच और सही का साथ देना, सही बात बोलने से कभी पीछे मत हटना। और साजेंट इस पे कहता है कि अगर ये तुम इसको ना भी कहते ना तो ये करती। ये सुनकर सभी खूब हंसते हैं। फिर स्टीव कहता है चलो मैस चलते हैं खाने के लिए, देखते हैं साउंगजे ने क्या बनाया। सीन वापस से इसी के साथ जाता है साउंगजे की तरफ, जो कि मैस में कुछ बना रहा है, और तभी उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हें एक नया टास्क पूरा करना है। तुम्हें ऑफिसर मैस के कुक के तौर पे अपनी पहचान बनानी होगी, तभी तुम एक लेजेंडरी शेफ बनने की राह पे आगे बढ़ोगे। बस दोस्तों, इसी पॉइंट पर ये सीरीज का दी एंड हो जाता है। जाहिर है इसका सीजन तो दोबारा आएगा, क्योंकि हमें कई सवालों के जवाब नहीं मिले, जैसे कि कुकिंग डिस्प्ले सिस्टम आखिर है क्या और उसने साउंगजे को ही क्यों चुना। बाकी मेजर एम के बारे में हमें बस ऊपर ऊपर बताया गया। इसके और एरिन के बीच में क्या रिश्ता था ये एक्सप्लोर नहीं हुई चीजें, तो शायद अगले सीजन में ये चीजें पता चले। और वो जो कौवा था उसका भी क्या संबंध था वो नहीं पता। अगर आपको पता है तो इन सवालों के जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। बाकी इंतजार कीजिए सीरीज के नेक्स्ट सीजन का, आते हैं आपके साथ जल्दी से। और जब तक उसका नेक्स्ट सीजन आता है तब तक दोस्तों मैं आपके लिए एक और हिडन जेम लेकर आ गया, कसम से बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे और आपको ये एक और हिडन जेम जरूर पसंद आएगी। इस बार कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे दुनिया वीक समझती है, लेकिन वही अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस से इम्पॉसिबल कोर्ट केसेस जीतकर सभी को शॉक कर देती है। अब देखो, इस सीरीज में इमोशन है, सस्पेंस है, कोर्ट रूम के ट्विस्ट्स हैं और एक ऐसी जर्नी है जो शायद आप कभी भूल नहीं पाओगे। अगर आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वो मिस कर दी है तो यकीन मानिए आपके लिए ये मेरे चैनल की बेस्ट सीरीज में से एक होगी, मिस मत करिएगा। प्लेलिस्ट स्क्रीन पे आ चुकी है, उस पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आपको मिलते हैं वहां पे। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।